हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वाले को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते और जय श्री राम। इस वीडियो में बात करेंगे राजनीतिक इंडिया के बारे में, जिसको जन्म दिया है सेक्युलर, इस्लामिस्ट, कामपंथियों, नमाजवादियों, लिबरांडुओं और उन राजनीतिक पार्टियों ने जो खुद को राजनीति में और चुनाव में बनाए टिकाए रखने के लिए चुनाव के दौरान राजनीतिक मंचों पर से मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का लालच देती हैं। इस राजनीतिक ठग बंधन अर्थात लूट बंधन में जो सबसे प्रमुख दल है अर्थात कांग्रेस, उसके राजकुमार का कहना है कि भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात इनका जो इंडिया है वो टूट सकता है, इसे तोड़ा जा सकता है। दूसरी चीज, जिस राजनीतिक ठग बंधन ने यूपीए के नाम से 2004-2014 के दौरान भारत के ऊपर शासन किया, अन्य राज्यों में सरकारें, फिर वो गठबंधन के रूप में हो या स्वतंत्र रूप में, उन लोगों ने सरकारें बनाई। भले इसके लिए उन्हें दूसरे जो विरोधी पक्ष हैं उनके विधायक या उस पार्टी के पूरे विधायकों को खरीदने की ज़रूरत पड़ी, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत ने किया था। तो उन लोगों ने ऐसा क्या काम किया या उनको ऐसा क्या डर लगा कि इन लोगों को जो 2024 के लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं उससे पहले अपने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का रीनेमिंग करने की ज़रूरत पड़ी। कहीं ये इनके विदेशी फाइनेंसरों का दबाव तो नहीं है नकली देशभक्ति अपनाने के लिए, ताकि ये लोग मोदी और बीजेपी को काउंटर कर सकें। नंबर तीसरी चीज़, इनका इंडिया वही है जो एक टाइम पर कांग्रेस के लिए था, अर्थात इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। इनके राजनीतिक ठग बंधन अर्थात इनके राजनीतिक इंडिया में यदि आई अर्थात मैं निकाल देते हैं तो इनके राजनीतिक विरोधियों का जो गुट है एनडीए वो रह जाता है। क्योंकि जहाँ तक मेरा अवलोकन है और मैं मानता हूँ कि इस राजनीतिक इंडिया में आई का मतलब सिर्फ कांग्रेस है, इसके अलावा इसका मतलब कुछ और नहीं है। इनको राजनीतिक इंडिया का महत्व कथित तौर पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, ठीक, परंतु ये लोग इंक्लूसिविटी के नाम पर अभी तक जैसे मोहम्मद अल बदर, लश्कर ए तोयबा और खालिस्तानियों को अपने साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। साथ में भारत के अंदर जो इस्लामिस्ट जिहादी तत्व हैं, जो हर हिंदू त्योहारों, धार्मिक यात्राओं, जुलूसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर से पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस और कानून व्यवस्था को तोड़ने, तहस नहस करने और हिंदुओं की संपत्तियों को लूटने, जलाने का कार्य करते हैं। इस राजनीतिक इंडिया में उनके लिए क्या अभी तक जगह मिली है, बनी है, ये पहले तो स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से, खरगोन में जिस तरह से इनके वोट बैंक शांतिपूर्ण और डरे हुए मुसलमानों ने जो हिंदुओं के साथ में किया था, वो इस राजनीतिक इंडिया का हिस्सा हैं या नहीं है, वो पहले तय करना पड़ेगा। क्योंकि इनके भाग की जो रोटी है, राजनीतिक रोटी है, उसका कुछ हिस्सा एक राजनीतिक बंदर अर्थात हैदराबाद का जानवर मिस्टर मवेशी लूट कर ले जाने की तैयारी कर रहा है। जो नेता संसद में चीख चीख कर कह रहे थे कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता, तो आज आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज वो राजनीतिक तौर पर अनपढ़
और भोले भाले हिंदुओं को ठगने के लिए अपने लूट बंधन और हिंदू और भारत विरोधी राजनीतिक ठग बंधन को इंडिया के नाम से मार्केटिंग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप इस राजनीतिक इंडिया के ढकोसले को देखिए। जो लोग वंदे मातरम का खुलकर कट्टर तरीके से विरोध करते हैं, वो लोग इस राजनीतिक इंडिया का हिस्सा बने हुए हैं। ये इनकी इंक्लूसिविटी है और ये लोग ऐसा मानते हैं कि चुनावी वातावरण में हिंदुओं को सिर्फ इंडिया के नाम से मूर्ख बना सकते हैं। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेजों ने भारत को लूटा, ठगा और हिंदुओं को मूर्ख बनाया, जिस तरह से इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कानून और सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने नाम में इंडिया शब्द रखा था। जो कहते हैं कि कश्मीर में से यदि धारा 370 और 35 से हटा तो भारत का झंडा उठाने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा, भारत के तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा, वो इस राजनीतिक इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण अंग बने हैं। अब सोचिए, जो लोग वंदे मातरम भारत के झंडे का तिरस्कार, अनादर करते हैं, सम्मान देना नहीं चाहते हैं, वो इस राजनीतिक इंडिया का हिस्सा बनकर चुनावी मौसम में वोट प्राप्त करके सत्ता का हिस्सा प्राप्त करेंगे। फिर वो क्या करेंगे हिंदुओं के साथ में, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मेरा आंतरिक अवलोकन ऐसा कहता है कि इस राजनीतिक इंडिया को सिर्फ वही लोग वोट देंगे जिनको अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं है, जिनको मुफ्तखोरी अच्छी लगती है, जो राजनेताओं की तरह देश को और देश के संसाधनों को लूटने का सपना देखते रहते हैं। वो लोग जो भारत को हिंदू विहीन इस्लामिक स्टेट अर्थात गजवाए हिंद बनाने की चाहत रखते हैं या ईसाई मिशनरियों का मैदान बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। इस राजनीतिक इंडिया में हिंदुओं और उनकी राजनीतिक और धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं, श्रद्धाओं के लिए कोई जगह नहीं है। उस हिसाब से भारत के हर हिंदू को इस राजनीतिक इंडिया का विरोध करना चाहिए और इसे चुनाव में वोट नहीं देना चाहिए। यदि हिंदू अपनी जान, अपनी बहन बेटियों, माँओं की इज्जत और खुद की संपत्ति और खुद के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ढोंगदेश का राजकुमार अर्थात सेक्युलरिज्म का खिलाड़ी, भारत के भाईचारे का खिलाड़ी, हमेशा अपनी राजनीतिक भाषणों में, फिर वो संसद में हो या चुनावी रैलियों में हो या विदेश में हो, कहता था कि मोदी, बीजेपी, आरएसएस भारत के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। परंतु आप इनकी सच्चाई देखिए, इनकी वास्तविकता देखिए जो समय के साथ में बाहर आ चुकी है। इन लोगों ने अपने राजनीतिक ठगबंधन, हिंदू भारत विरोधी लूट बंधन को राजनीतिक इंडिया का नाम दिया है। मैं ऐसा मानता हूँ, ये लोग सत्ता इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये लोग ऐसा मानते हैं कि भारत को हिंदू और ईसाई राष्ट्रों में बांट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, ताकि जो मुस्लिम राष्ट्र भारत के अंदर से बनेंगे उस पर पाकिस्तान या इनके इस्लामिक पार्टनरों का कब्जा हो, और जो ईसाई राज्य बनाए जाएंगे, ईसाई राष्ट्र बनाए जाएंगे, उनके ऊपर इनके ईसाई फाइनेंसर, विदेशी फाइनेंसर या तो चीन का आधिपत्य रहेगा और इनमें हिंदू के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। हिंदुओं के पास में सिर्फ दो विकल्प रहेंगे, जनसंहार या धर्म परिवर्तन या मत परिवर्तन। इस राजनीतिक इंडिया में जिहादी ममता बानो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबको पता है कि 2016, 17, 18, 19, 20 हर साल पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जघन्य अपराध हुए, दंगे हुए और मियाँ लॉर्ड, सरिया कोट और
न्यायिक व्यवस्थाओं और सेक्युलरिज्म, गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर इन दंगों की, इन हिंदू विरोधी अपराधों, अत्याचारों की रिपोर्टिंग नहीं की गई। यहाँ तक कि इन दंगों के पीड़ित हिंदुओं को, महिलाओं को अदालतों में भी कोई सुनवाई का मौका दिया नहीं गया है और वो इस राजनीतिक इंडिया की सबसे बड़ी हिस्सेदार है। यही विडंबना है कि जो ये राजनीतिक ठग बंधन, लूट बंधन बना है, जिसको I.N.D.I.A रखा है, वो ऐसे लोगों का, ऐसे विचारधाराओं का समूह है जिसका स्पष्ट मानना है, जिसका स्पष्ट संदेश है, हिंदुओं के बिना हमें भारत चाहिए, यदि हिंदू रहेंगे तो हमारी सत्ता हमसे दूर होती जाएगी। और ये लोग अब इंडिया के नाम से भारत को और हिंदुओं को फिर से विघटित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन आने से पहले ऐसी तैयारियां कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इस राजनीतिक इंडिया को बनाने की इनको क्या ज़रूरत पड़ी, ये सवाल लोगों को अपने आप से और राजनीतिक मंचों पर पूछना चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इन लोगों ने अभी तक मोदी, बीजेपी को बदनाम करने के लिए नकली घोटालों का सहारा लिया, नकली आतंकवादी हमलों का सहारा लिया, नकली राजनीतिक गठबंधनों का सहारा लिया, परंतु वो सभी गठबंधन, घोटाले इनकी तरफ फेक निकले। इसलिए इनके फाइनेंसरों ने, और ख़ास करके आपको यदि जॉर्ज सोरोस की बात, स्टेटमेंट याद हो तो, India is an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. जिसमें कहा गया था कि हम मोदी और बीजेपी को भारत से हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च करेंगे और उसके बाद से भारत में अलग अलग राज्यों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। मियाँ लॉर्ड जो सरिया कोठों में बैठे हैं, सुपर कोठों में बैठे हैं, हाई कोठों में बैठे हैं, उन लोगों ने हिंदुओं के ऊपर हुई ज्यादतियों पर स्वतः संज्ञान लेना बंद कर दिया है, उनकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और इन लोगों का स्पष्ट संदेश है कि हिंदू भुगतने के लायक है, हिंदुओं का जनसंहार जरूरी है। और यही चीज़ है कि अब इस राजनीतिक
इंडिया के जो साथी हैं, दल हैं, समूह हैं, नेता हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको एक आदेश प्राप्त हुआ है अपने विदेशी आतंकी राजनीतिक आकाओं के द्वारा, फाइनेंसरों के द्वारा, कि आप अब मोदी को उसी की राजनीतिक पिच पर हराने के लिए नकली देशभक्ति का सहारा लीजिए। और यही वजह है कि इन लोगों ने अपने राजनीतिक ठग बंधन, लूट बंधन, आतंकी बंधन को इंडिया के नाम से फिर से सुसंगठित, सुव्यवस्थित तौर पर रिब्रांडिंग किया है। आपने दूसरी चीज़ गौर की होगी कि ये लोग 2014 से लेके अभी तक डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाते थे। और जब भी कोई चुनाव आता था, फिर वो लोकसभा 2019 का हो या राज्यों के चुनाव हो, तब ये लोग कहते थे ये हो गया, वो हो गया, वहाँ से ये मिल गया, यहाँ से वो मिल गया, पर विकास अभी तक मिला नहीं है, विकास पैदा नहीं हुआ है। परंतु आप देखिए, इन लोगों ने इस राजनीतिक इंडिया के माध्यम से खुद स्वीकार कर लिया है कि भारत में विकास हुआ है, विकास हो रहा है, मोदी और बीजेपी सरकार विकास कर रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये लोग इस राजनीतिक इंडिया में डी को डेमोक्रेसी डिफाइन करते, ना कि डेवलपमेंट डिफाइन करते। या यदि आप ऐसा सोचते हैं कि जो चीज़ नहीं है इसलिए वो चीज़ इसको डिफाइन करने के लिए रखी गई है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि डेमोक्रेसी खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। या तो वो इस बारे में झूठ बोल रहे थे, या तो फिर वो डेवलपमेंट के बारे में झूठ बोल रहे थे। ये चीज़ हिंदुओं को याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि इनके शब्द, इनका झूठ का पर्दाफाश करने के लिए काफ़ी होते हैं। भारत का पूरा कुपक्ष, जिसमें इस्लामिस्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, सेक्युलर सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, कामपंथी, वामपंथी, नमाजवादी, लिबरांडू एक्टिव हैं, और मुफ्त की रेवड़ी देने वाली पार्टियां और नेता एक्टिव हैं। वो लोग कहते हैं कि भारत को, अर्थात इंडिया को मोदी, बीजेपी, आरएसएस तोड़ना चाहती हैं। हम भारत को जोड़ेंगे, अर्थात इंडिया को जोड़ेंगे। परंतु आप एक बात के ऊपर गौर करना, इन लोगों ने जो राजनीतिक इंडिया बनाया है उसमें इन लोगों ने अवरोध खड़े करके, अंतर खड़े करके इंडिया को विघटित स्वरूप में दर्शाया है। अर्थात इन लोगों की मंशा खुद है कि भारत अर्थात इंडिया विघटित हो, और इसीलिए ये 2024 के इलेक्शन किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। इसकी दो मुख्य वजह हैं। नंबर एक, हिंदू जागृत हो रहा है राजनीतिक तौर पर। नंबर दूसरी चीज़, भारत आर्थिक तौर पर तरक्की कर रहा है और वैश्विक राजनीति में अपनी पकड़ और अपनी धाक बढ़ा रहा है, जमा रहा है। और ये इन लोगों के लिए और इन लोगों की राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन लोगों की राजनीतिक जमीन के लिए एक एसिड की तौर पर काम करता है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हम 2024 में सत्ता पर आएँ, भारत को कमज़ोर करें। इसलिए इन लोगों ने इसके लिए एक नई टेक्निक अपनाई है कि जिन राज्यों में ये लोग इलेक्शन में जाते हैं वहाँ पर उस राज्य के आर्थिक संसाधनों के ऊपर भारी दबाव पैदा करने के लिए और विकास को रोकने के लिए मुफ्त की घोषणाओं की ये लोग पोटलियां खोल देते हैं, तिजोरियां खोल देते हैं। और सामान्य हिंदू, मुफ्त खोर, कामचोर हिंदू इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि आपको मुफ्त देकर आपकी जान, इज्जत, संपत्ति और आपका देश छीना जा रहा है, खतरे में है। पिद्दी, लिब्बी, इस्लामिस्ट, लुटियंस झोंड के पत्तलकार या पत्थरकार कहते थे कि भारत को, इंडिया को मोदी, बीजेपी, आरएसएस तोड़ना चाहती हैं, और वो हिंदू भी जो घृणा फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। परंतु बात ये है कि इनके राजकुमार ने, जिसको ये लोग पिछले 10 साल से या उससे ज़्यादा समय से पीएम यानी प्रधान मंत्री बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसने खुद नफरत से संसद के अंदर बोला था कि मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता।
अब समय ने ऐसी करवट बदली है कि इनको अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए ही उसी इंडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, परंतु वो भी इन लोगों ने घृणा और नफरत के साथ में एडॉप्ट किया है, क्योंकि इन लोगों ने राजनीतिक इंडिया को विघटित स्वरूप में एडॉप्ट किया है। आप एक चीज़ पर गौर कीजिए कि इन लोगों ने जो राजनीतिक इंडिया शब्द एडॉप्ट किया है वो इन लोगों ने क्यों किया है। इन लोगों की एक स्ट्रेटेजी है और वो भी एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी जिसमें सामान्य हिंदू फंस जाता है, फंस चुका है, उसको समझ में नहीं आ रही है, परंतु हम जैसे यूट्यूबर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से, ताकि आपको चुनाव के वक्त वोट देने में आसानी हो। इन लोगों ने इस विघटित इंडिया को इसलिए एडॉप्ट किया है ताकि इनके काले कारनामे, इनकी जालसाजियाँ, इनका हिंदू विरोधी और भारत विरोधी घृणात्मक चेहरा जनता के सामने ना आ सके, उसके ऊपर राजनीतिक हमले करने में मोदी, बीजेपी और सोशल मीडिया के हिंदू वॉरियर असफल हो जाएं, असमर्थ हो जाएं। इसलिए इन लोगों ने इंडिया को विघटित करके खुद के लिए एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। ये इनकी सबसे बड़ी लाचारी, कमजोरी और छटी हुई बदमाशी जो चालू शब्दों में कहते हैं, ये वो प्रदर्शित की जा रही है। आपने एक व्यापारिक स्ट्रैटेजी देखी होगी कि जब कंपनियों का माल बिकता नहीं है या दुकान में कोई माल बिकता नहीं है तो उसे रीब्रांडिंग, रीपैकेजिंग करके फिर से बेचने की कोशिश की जाती है। और जो लोग जानते हैं कि ऐसा किया गया है वो इस जाल में, इस भ्रम में नहीं फंसते हैं और वो ऐसी चीज़ों को खरीदने से बचते हैं, परंतु बेचने वाले की स्ट्रेटेजी और वाकपटुता ऐसी होती है कि वो रीब्रांडिंग की गई खराब चीज़ को सिर्फ आकर्षक पैकेज को देखकर खरीद लेता है। वैसा ही इस बार राजनीतिक कंपनियों ने, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें मुस्लिम लीग है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस है और ऐसे दल जो कश्मीर में हिंदुओं के जनसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, वो लोग अब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, भारत को गजवाए हिंद का शिकार बनाने के लिए अब इंडिया नाम से फिर से नए क्लेवर में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और राजनीतिक तौर पर अवलोकन करना चाहिए कि ये कंपनियां अर्थात ये राजनीतिक पार्टियां आपके साथ में क्या धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रही हैं और आप इनकी खराब सड़ी भूसी ब्रांड को खरीद कर कौन सी कीमत चुकाने जा रहे हो। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।